भीड़ का वो लोग जिक्र कर रहे थे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके सामने बोल रहा हूं कि हम यूपी में भी बोलते हैं और आज पश्चिम बंगाल में भी बोल सकते हैं कि 100 में 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और हमें कोई संशय नहीं है, सारे विरोधी एक हो जाए चाहे अलग अलग लड़े, खेल बिगाड़ने और बनाने की स्थिति में यहाँ कोई नहीं है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों का जो गठबंधन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कहां कर पाएगा कहां नहीं कर पाएगा, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। टीएमसी जनता की नजरों से 10 वर्ष के अपने विफल शासनकाल के कारण लोगों की नजरों से गिर गई है, लोगों की नजरों से उतर गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा चप्पा चप्पा बंगाल का भाजपा में हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भाजपा का कार्यकर्ता तो चुनाव लड़ ही रहा है, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है और लड़ा रही है और जिता रही है। केशव जी, प्रधानमंत्री जब आज अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि दीदी इतना जल्दी नाराज क्यों हो जाती हैं, और जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म हुआ फिर से दीदी नाराज हो गए, उनका बयान भी आ गया। उन्होंने बहुत सारी बातें आज फिर से कह दी और यहाँ तक चैलेंज कर दिया कि मुझसे सीधा वार्तालाप करें, संवाद करें, चुनौती दे रही हैं वो। देखिए, दीदी की जो बौखलाहट है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतना जोरदार मतलब उनका मुकाबला करेगी। जब हम 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में और दीदी की गुंडागर्दी, सत्ता तंत्र का दुरुपयोग, टीएमसी के गुंडों के द्वारा लोगों को डालने से रोकने के बावजूद हम 18 सीटें जीते थे यहाँ लोकसभा की। तो उस समय तो चुपचाप कमल छाप था, जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, इस समय चुपचाप नहीं है, पूरे खुलेआम है। चप्पा चप्पा भाजपा है, जय श्री राम है, वंदे मातरम है और पूरे बंगाल के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी की आंधी तूफान और सुनामी में कहूं कि इस प्रकार का दिखाई दे रहा है कि इतिहास की सबसे बड़ी विजय पश्चिम बंगाल में किसी एक दल को, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोगों को मिली थी। और मैं यहाँ उत्तर प्रदेश का नाम लेते हुए एक और चर्चा करूंगा। 2017 में हम सब चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में 15 लाख लोगों को जुटाया था, लेकिन यूपी 24 करोड़ की आबादी वाला राज्य है और पश्चिम बंगाल 10 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। इसके बाद भी यहाँ संख्या 15 लाख से भी ज्यादा एकत्र हुई थी। तो मैं तो स्पष्ट महसूस कर रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर कि हम अब की बार 200 पार, और चाहे दीदी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट सब मिल जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर विजय सुनिश्चित है। ऐतिहासिक विजय होगी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, पश्चिम बंगाल के सुशासन के लिए, पश्चिम बंगाल से गुंडा राज खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, अपराधियों का बोलबाला खत्म करने के लिए, मन जो पूरा आतंक मचा हुआ है यहाँ पर उससे बाहर आने के लिए, और घुसपैठियों के खिलाफ जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनका तुष्टीकरण बंद करने के लिए माहौल एकदम भाजपा के अनुकूल। जी केशव जी, आज प्रधानमंत्री ने बहुत एक भावनात्मक बात भी कही है, इसके राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना करने वाले बाहर के लोग थे, टीएमसी असल में कांग्रेस से ही निकली हुई है, उसकी मूल विचारधारा वही है, लेफ्ट बाहर की विचारधारा के लोग के साथ आगे बढ़ती चली गई, लेकिन बीजेपी को तो बनाने वाले, उसका सपना देखने वाले ही बंगाल के लोग थे। आपको लगता है कि ये बात तमाम बंगाल वासियों के दिल तक पहुंच जाएगी? निश्चित तौर से बंगाल वासियों के भी और देशवासियों के भी। भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों के द्वारा भारत के अंदर जन्मे हुए, वो बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जन्म हुआ। भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा, निश्चित तौर से दीदी जब पूरी तरह से चारों तरफ से पराजय के द्वार पर खड़ी दिखाई दी तो उन्होंने बंगाल की बेटी शब्द कह करके उन्होंने प्रयोग किया। अरे प्रधानमंत्री जी ने कहा बंगाल के लिए आप तो पूरे भारत की बेटी हो, लेकिन भारत की बेटी हो, भारत की दीदी हो, भारत की बुआ हो, सब जिस रूप में जिसका जो आयु होता है उसके हिसाब से रिश्ते होते हैं। लेकिन जो बंगाल के गांव और गली में और हर गरीब और किसान और मजदूर और नौजवान चर्चा करता है कि दीदी पहले पूरे बंगाल की दीदी थी, लेकिन आज की स्थिति में क्या हो गया है कि दीदी के बारे में ये यहाँ पर लोग कहते हैं दीदी का एक ही लक्ष्य रह गया है, घुसपैठियों का साथ, भतीजे का विकास।
और इस लक्ष्य के कारण से इस रास्ते को चुनने के कारण जी। से आज वह पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने अलग थलग पड़ गई है। अब सत्ता से बेदखल होने की एकदम प्रतीक्षा है। 2 मई दीदी गई, यह समाचार आपको 2 मई को आप ही सुनाओगे हम लोग। चलिए, आपने तो अभी से ऐलान कर दिया, नारे के साथ ही ऐलान कर दिया। लेकिन केशव जी, सबसे अहम ये हो जाता है, आपने कहा हर एक बंगाल वासी के दिल तक प्रधानमंत्री की ये बात पहुंचेगी, लेकिन उसके अलग पार्टी स्तर पर आप लोगों की एक रणनीति भी होती है। इस रणनीति में वो कौन से सबसे मोटे मोटे 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि हाँ, वाकई बंगाल परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन चाहता है? देखिए, हम लोग चूंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुत पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत हम लोगों का पूर्व में आना जाना नहीं हुआ था जी। लेकिन मैं बंगाल का जो हावड़ा जोन है, वहाँ के 35 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूँ, सभा भी किया हूँ, बैठक भी किया हूँ, संपर्क भी किया हूँ जी। और जो गांव गली में एक नारा जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, वो उद्घोष जय श्री राम का नहीं है, दीदी के पराजय का शंखनाद है कि दीदी सिंहासन खाली करो, जनता ने फैसला ले लिया है, बीजेपी को सत्ता में बैठाना चाहते हैं और हमारी रणनीति एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम तुष्टीकरण पर भरोसा नहीं करते, हम विकास पर भरोसा करते हैं। हम भ्रष्टाचार पर विश्वास नहीं करते, हम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। हमारी सरकार का मतलब होगा पश्चिम बंगाल का जो गौरवशाली स्थान है, गौरवशाली इतिहास है, उसे वर्तमान में बदलना, उसको उज्जवल भविष्य में बदलना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आप भी देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे। अतुल जी, ऐसा मुझे विश्वास है। केशव जी, आप लोगों ने रणनीति बना ली है, आपने उसको बता भी दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं फिर से सवाल लूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, खुद आप, डिप्टी सीएम और तमाम और भी दिग्गज नेता, पार्टी के लोग, वो भी बंगाल में उस रणनीति को आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री तो है ही मैदान में। क्या लगता है कि ये अपने आप में किस तरीके से एक नया कलेवर देगा और एक नया कनेक्शन बनेगा बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा सर्वोच्च नेतृत्व एक नारा या एक महामंत्र जो दिया करता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी। भारत के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां के काम को पश्चिम बंगाल के लोग भी देख रहे हैं कि अगर कोई गुंडा, अपराधी और माफिया है तो उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई हो रही है जी। और पश्चिम बंगाल में कोई गुंडा है, अपराधी है, माफिया है, भ्रष्टाचारी है तो उसको सरकार के माध्यम से संरक्षण किस प्रकार से दिया जा रहा है। तो दोनों में जब अंतर देखना होगा तो भाजपा शासित राज्य और टीएमसी शासित राज्य के नाते पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को देखेंगे या देश के हमारे जो दूसरे भाजपा शासित राज्य हैं उन प्रदेशों को देखेंगे तो लोगों को स्पष्ट तौर से यह समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है तो है, किसानों की पार्टी है तो है, नौजवानों की पार्टी है तो है, माताओं बहनों को सम्मान देने वाली पार्टी है तो है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों की दृष्टि से हर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है। और पश्चिम बंगाल तो मैंने जो देखा है, यहाँ तो इतनी मतलब कह लीजिए कि ऊर्जा है, यहाँ पर इतने संसाधन हैं और पश्चिम बंगाल को अगर उजाड़ने का कोई काम किया है तो कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी ने मिलकर के किया है। अब इस जिसको उजाड़ने का काम किया गया, जिसको पछाड़ने का काम किया गया, उसको फिर से देश में सबसे आगे ला करके खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में करेगी और भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटें पश्चिम बंगाल में जीत करके करेगी। केशव जी, आप लोगों का ये कॉन्फिडेंस बहुत सारे राजनीतिक दलों को चुभता है जब आप लोग बार बार कहते हैं कि हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, इसलिए हम इस फिगर को रखते हैं, तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और मंच के इस कार्यक्रम से देश और पूरी दुनिया आपकी बात सुन रही है। यहां पर देखिए, एक नया संदेश देने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से और साथ साथ और भी उनके साथ नए जुड़े लोगों की तरफ से। केशव जी, मिथुन दा के चाहने वाले आज भी बहुत हैं, पहले से ही बहुत हैं, और एक दौर था कि जब भी फिल्म आती थी सुपरहिट हो जाती थी। अब मिथुन दा बीजेपी से जुड़ गए हैं, माने कि फिल्म सुपरहिट है बीजेपी की।
निश्चित तौर से बीजेपी की फिल्म सुपरहिट है और मिथुन दा का बंगाल में और पूरे देश में बहुत सम्मान है और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में तो खुशी की लहर है ही, पूरे बंगाल में खुशी की लहर है। आज दीदी की बेचैनी बढ़ी होगी, मैंने देखा नहीं है कि उनको कितना गुस्सा आया है, लेकिन यह गुस्सा मुझे लगता है 2 मई के बाद शांत हो जाएगा, क्योंकि उनको अभी नहीं पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वो अपनी पुरानी सीट को छोड़ करके नई सीट चुनने का काम किया है, लेकिन जिस स्कूटी को उन्होंने भवानीपुर से और जाकर के नंदीग्राम की ओर मोड़ा है, वहां तो वो स्कूटर चल पाएगी। मैं तो देख रहा हूं स्पष्ट तौर से कि जो हमारे शुभेंदु अधिकारी जी हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी चरम पर वहां पर है कि दीदी को अपनी सीट ही बचाना मुश्किल हो जाएगा, बाकी टीएमसी जिताना तो बहुत दूर की बात है। केशव जी, मिथुन दा का जब जिक्र हो रहा है और चूंकि वो बीजेपी के नेता हो चुके हैं, वो फिल्मों में पटक पटक कर गुंडों को मारते थे और आज उन्होंने बीजेपी का पटका ग्रहण किया है। क्या माने कि उनका जो अलग एक अंदाज देखा गया फिल्मों में फाइट करने का, उसको लेकर बड़ा क्रेज लोगों में होता था, अब मिथुन दा उसी फाइट वाले अंदाज में सबसे ज्यादा डैमेज किसका करेंगे? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जब प्रचार प्रसार की बागडोर मिथुन दा संभालेंगे तो एक यहाँ प्रचलित शब्द है जी, मतलब कि पश्चिम बंगाल के जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, तो वैसे ही यहाँ लोग कहते हैं मिथुन दा जो है पश्चिम बंगाल के घर घर में है, परिवार परिवार में है, उनका बहुत आदर और सम्मान है और उन्होंने जो फिल्म जगत के माध्यम से समाज को शिक्षा देने का काम किया है, वह शिक्षा केवल बंगाल में नहीं पूरे देश के लोगों को प्रेरित करती है। मैं भी उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ, बहुत प्रेरित रहता हूँ और आज जब भाजपा परिवार का हिस्सा बने हैं तो मेरे जैसा भाजपा का कार्यकर्ता भी उत्साहित है और पश्चिम बंगाल में तो उत्साह की कोई सीमा रेखा नहीं है, वो तो असीमित है। और जब पश्चिम बंगाल में मिथुन दा प्रचार प्रसार के लिए निकलेंगे तो निश्चित तौर से उसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होगा। अभी भी भाजपा के पक्ष में वैसे भी बहुत अच्छा वातावरण था, लेकिन आज मिथुन दा के आने से भाजपा को और मजबूती मिलेगी। केशव जी, सौरव गांगुली को लेकर थोड़ी सी असमंजस है, बार बार मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है, लगता है कि अब मंच पर आने ही वाले हैं और फिर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर आती है कि फिर से वो असमंजस बना रहता है। कुछ खुलासा करना चाहेंगे आप आगे की क्या रणनीति है उनको लेकर, क्योंकि वो अगर आपके साथ आपकी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उनका भी बड़ा अपना जनाधार है। मैं एक ही बात कहूंगा, ये अंदर की बात है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पश्चिम बंगाल का चाहे वो कोई भी अच्छा व्यक्ति होगा वो भाजपा के साथ। केशव जी, हमारा एक कार्यक्रम चलता है अंदर की बात, उस अंदर की बात के लिए आप बता सकते हैं कुछ? बता देंगे, आने दीजिए समय। ठीक है केशव जी, आगे 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 हम ये माने बता पाएंगे, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। जी जी, आगे हम ये माने कि हाँ चंद दिनों में कुछ और बड़े नाम जुड़ सकते हैं। आप भले नाम न बताएं, लेकिन क्या इस पर भी काम हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हर अच्छे व्यक्ति के लिए खुले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर की ओर जा रही है और शून्य से शिखर की ओर जब हम जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तब हम शून्य से शिखर की ओर पहुंचेंगे। और जब शून्य से शिखर की ओर जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ मिल रहे हैं, आगे बहुत सारे लोग मिलेंगे और जो हमारे साथ मिल करके और प्रदेश पश्चिम बंगाल की प्रगति में अपना योगदान करना चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ करके पश्चिम बंगाल का विकास करना चाहेगा, हर अच्छे व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी परिवार में भाजपा का जो नेतृत्व है उसका स्वागत करें। केशव जी, जब भी लड़ाई होती है और आप तो चूंकि इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, तो ये माना जाता है कि मोटा मोटा दो लोगों के बीच में मुकाबला होता है, किसी प्रदेश के चुनाव में या देश के चुनाव में। आप पश्चिम बंगाल में किसको मानते हैं कि हाँ बीजेपी के साथ उसकी टक्कर है? टीएमसी तो सत्ता में है, इस वजह से टक्कर है, लेकिन और भी कई लोग दावे कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में दावे करने का अधिकार सबको है। मैंने शुरू में आपको बताया है कि 100% में से 60% हमारा यानी भाजपा का है जी, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। तो जब 60% हमारा है तो हम किसको टक्कर में माने? मतलब मैं तो यह मानता हूं कि जनता के सामने जो भी यहाँ शासन कर चुके हैं उनके प्रति जनता के मन में बहुत गुस्सा है। किसी ने पश्चिम बंगाल को प्रगति के पथ पर ले जाने की जगह उसको विपत्तियों के सागर में डुबोने का काम किया है। इसलिए आज भाजपा के साथ लोग खुल करके आए हैं और भाजपा के साथ जब आए हैं तो 60% से ज्यादा वोट आज भाजपा के पक्ष में
खड़ा है गांव गली गलियारों में, शिक्षित हो अशिक्षित हो, गरीब हो किसान हो मजदूर हो, मेरा नौजवान हो, मेरी माताएं बहनें हो, मेरे बड़े बुजुर्ग हो, सबका आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केशव जी, बीजेपी बंगाल में चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। उत्तर प्रदेश के सरकार के काम का कितना लाभ आपको लगता है कि मिलेगा बंगाल में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे बंगाली लोग रहते हैं। बनारस में बकायदा एक टोला है बंगाली टोला के नाम से। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जी कहीं पर भी, चाहे वो बंगाली परिवार हो चाहे देश के किसी अन्य स्थान के परिवार रहते हो जी, उसमें से 100 में 60 नहीं है, उसमें 100 में से 99% हमारे साथ है और वह सब प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारी केंद्र में भी सरकार है, उसका भी लाभ हमें यहाँ मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, उसका भी लाभ हमें यहाँ मिल रहा है जी। हमारी सरकार, हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर के चलने की है, सबको एकजुट करके चलने की है। देश की सुरक्षा को लेकर के हमारी विचारधारा बहुत स्पष्ट है, घुसपैठियों को लेकर के हमारी विचारधारा स्पष्ट है। जो हमारे सीए के माध्यम से जो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहां से प्रताड़ित जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, वो सब अगर भारत में आना चाहते तो उनके लिए दरवाजे खोले गए हैं, और जो आए हैं उनकी व्यवस्था बनाने की बात पहले ही कही जा चुकी है और संसद में बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। लेकिन जो हमारे विरोधी हैं वो मुद्दा विहीन है, वैसे मुद्दे निकालते हैं। लेकिन हम न्याय के पथ पर, सत्य के पथ पर लगातार चलते रहे हैं और चलते रहेंगे, और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय देना हमारा दायित्व भी है, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है और पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। केशव जी, आपने सीए एनआरसी का जिक्र किया तो इसी समय एक सवाल ले लेता हूं। अब संक्षेप में ही सवाल यहां पर हम लेंगे। सीए एनआरसी का मुद्दा आपको लगता है कि हाँ वाकई बहुत जमीनी तौर पर वहां पर काम कर रहा है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं इस इंटरव्यू में, और उसके पहले खुद अमित शाह कर चुके हैं, तमाम आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं लगातार? जी, मैं यह मानता हूं कि हम जो भी मुद्दे लेकर के आते हैं वह मुद्दे कभी भी दल के हित को ध्यान में रख करके नहीं लाते हैं, हम देश के हित को ध्यान में रख करके लाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था कि एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, तो आज धारा 370 और 35 से हटा करके हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यह देने का काम किया। दूसरी बात, सीए ये ऐसा विषय है जिसको लेकर के बहुत पहले काम होना चाहिए था, लेकिन वह काम नहीं हुआ, वो काम अधूरा था। और यहाँ देश के अंदर जो तुष्टीकरण की घिनौनी और घटिया राजनीति चलती थी, उसके कारण से जो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहां जो अल्पसंख्यक समाज जिसमें हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, ये सारे लोग उसमें हैं, उनके साथ न्याय करना, लोगों को लगता था कि कहीं यहाँ मुस्लिम नाराज ना हो जाए, मुस्लिम वोटर हमसे दूर ना चला जाए। ये सत्ता में बैठ करके जब दल का हित व्यक्ति सोचता है तो न्याय नहीं कर पाता। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद दल है, उसके बाद व्यक्ति है। तो इसलिए हम इस प्रकार के हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार निर्णय कर रही है और उसका देश भर में स्वागत हो रहा है। जरूर इससे बेचैनी होती है बहुत सारे लोगों को कि अगर यह वोट प्राप्त करने के जो सारे रास्ते हैं, गरीबों की समस्याओं को बनाए रखने के जो सारे रास्ते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंद कर रही है। तो आने वाले समय में यह जो बांटो और राज्य करो के आधार पर अपनी दुकान चलाते थे राजनीतिक, उनकी दुकानें सदा सदा के लिए ताला लग जाएगा। केशव जी, आज ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि अगर बीजेपी आ गई तो बंगाल को भी बांट देगी, ये डर है? ये बांटने का काम ममता दीदी का है और जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। बांटने का काम उनके जितनी शक्ति थी उन्होंने खूब किया है। जो गरीबों को हक मिलना चाहिए था पश्चिम बंगाल के, वो घुसपैठियों को देने का काम किया है। जो पश्चिम बंगाल के विकास के लिए पैसा लगना चाहिए, वो भतीजे को मजबूत बनाने के लिए खर्च किया गया है। भ्रष्टाचार के अनेक आरोप पश्चिम बंगाल सरकार से जुड़े हुए, टीएमसी से जुड़े हुए नेताओं पर है। भाजपा की सरकार बनेगी, एक एक भ्रष्टाचार की जांच होगी और जो दोषी होगा, वो कोई भी होगा,
उसको सजा भी मिलेगी और उसको यह पता भी चलेगा कि बंगाल की 10 करोड़ जनता के साथ जो जाति की गई है उस जाति की सजा भी देने की व्यवस्था। केशव जी, आखिरी सवाल, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे वो ये था कि उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या होगी, क्या फॉर्मूला है बंगाल के लिए, लेकिन आपने बता दिया कि 200 का हमने टारगेट सेट किया और वो अचीव भी आप करेंगे, हर हाल में करेंगे, तारीख का बस इंतजार हम करें। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए बंगाल से क्या संदेश निकल कर आएगा, क्योंकि अब अगला चुनाव फिर वहां। लेकिन जब उत्तर प्रदेश से संदेश निकल करके बंगाल के लिए आया है, बंगाल में विजय होगी, यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार शपथ लेगी, तो ऐसे 2022 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे हम एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि लोगों को धोखा दे करके, जो जातिवाद की राजनीति करके, जो बांट करके राजनीति करने के रास्ते बनाए गए थे, उन रास्तों को हमने बंद करने में सफलता पाई है। अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है। आज आम जनता उत्तर प्रदेश के अंदर भयमुक्त महसूस कर रही है। अब विकास उसके द्वार तक पहुंच गया है, विकास की गंगा बह रही है। और पिछली सरकारों में कागज पर विकास होता था, गुंडे और अपराधियों को, माफियाओं को जैसे टीएमसी की सरकार संरक्षण दे रही, वैसे समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में संरक्षण देती थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी का भी और बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का न तो अब उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य है, और सपा और बसपा तो यहाँ पर बंगाल में है ही नहीं। यहाँ कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी का भी कोई भविष्य नहीं। केशव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए, हमारे मंच कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी बात को विवाद से रखने के लिए कि बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है और क्यों आखिर ये बात